इस वीडियो को देखते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है, कहीं लुढ़क पुढ़क मत जाना भाई। देखिए, ये प्रिपरेशन डीबीटी जेआरएफ के लिए चल रही है, 2018 का एग्जाम जो कि बस आने ही वाला है। और इस एग्जाम को समझने के लिए हम कुछ पुराने पेपर की भी बातें कर रहे हैं, 2017 के पेपर की। इस स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक डायनासोर की कहानी सुनाता हूँ। जुरासिक पीरियड में डायनासोर्स भरमार थे, पूरी धरती पर इन्हीं का राज था। शायद इन्हें भी लगता होगा कि बस यही हैं जो धरती पर राज करेंगे। बड़े आराम से अपनी लाइफ जी रहे थे। बड़ा डायनासोर छोटे को खा रहा था। जैसे आज हम लोग देखते हैं इंसानों की लड़ाई, कंपटीशन। ऐसे कंपटीशन तब भी था, लेकिन तब केवल डायनासोर एंड डायनासोर एंड डायनासोर थे। लेकिन फिर एक दिन एक उल्कापिंड आया और डिस्ट्रक्शन लेके आया। सारे डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए और बचा भाई चूहे का चाचा या ताऊ या दादा, जो कहना चाहो। ये ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे थे और जब धरती पर आग लगी तो भाई ये अपने बिलों में घुस गए। जब ये बाहर निकले तो मैदान खाली था इन्हीं के लिए, और इन्हीं से बाद में इवॉल्व होते होते अल्टीमेटली हम तक की कहानी आ गई। न जाने लाइफ में कितनी बार हम लोगों ने देखा है कि डिस्ट्रक्शन आया और डिस्ट्रक्शन के बाद इवोल्यूशन ने अपने पैर पसारे। ऐसा कभी नहीं होता कि जिंदगी खत्म हो जाए। जब भी कभी लगता है कि गेम ओवर हो गया, तब कभी ना कभी एक और नया रास्ता निकल आता है, एक उम्मीद की किरण। वो उम्मीद की किरण जो हमें नए रास्ते दिखाती है। बचपन से लेकर आज तक न जाने कितनी बार हमारे दिल टूटे, और देखो हियर वी आर। चाहे बात चॉकलेट की रही हो, चाहे बात रिलेशन की रही हो, हर एक गम में हमें ऐसा लगा था कि शायद हम उस गम से निकल नहीं पाएंगे। लेकिन फिर निकले भी और खड़े भी हुए, और फिर अगले गम के लिए तैयार भी हुए। यही तो प्रकृति का नियम है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। गलतियां तो भाई हमारी रग रग में भरी पड़ी हैं। पढ़ाई के मामले में हम लोग काफी सारी गलतियां करते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज एक नया दिन है। हमने अगर कल गलतियां भी की थी तो आज से ही कर लेते हैं। आई फ्लाई के साथ शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट तरीके से कुछ और बातों को समझ लेते हैं, ताकि कल आने वाले टाइम में हम उन गलतियों को रिपीट ना करें। क्वेश्चन नंबर 92। पायरो सीक्वेंसिंग एक डीएनए की सीक्वेंसिंग का मेथड है। सेंगर के मेथड को तो सब जानते हैं, डाइडिऑक्सी वाला, जिसे हम लोग चैन टर्मिनेशन भी कहते थे। लेकिन आज की तारीख में ज्यादातर कंपनियां जो डीएनए की सीक्वेंसिंग करती है उसमें पायरो सीक्वेंसिंग का इस्तेमाल होता है। लॉजिक सिंपल सा है, जब भी कभी किसी डीएनए को रेप्लिकेट करेंगे तो जो न्यूक्लियोटाइड आते हैं वो ट्राइफॉस्फेट्स के रूप में आते हैं और जुड़ के बन जाते हैं मोनोफॉस्फेट्स। और इस दौरान जो उनका दो फॉस्फेट का ग्रुप है, जिसे हम बोलते हैं पायरोफॉस्फेट, पीपीआई, ये बाहर निकल आता है। इसी का इस्तेमाल करके सल्फोनेलेज और लूसीफरेज नाम के एंजाइम्स एक सिग्नल क्रिएट करते हैं, एक विजिबल सिग्नल। सेंसर्स उसको पकड़ लेते हैं और कंप्यूटर को बता देते हैं कि भाई कौन से बेस जुड़ने पर ये सिग्नल मिला है, और उसी के बेस पर डाटा जनरेट होता है। बहुत सारी नई टेक्निक्स जो आज की तारीख में हम इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट जनरेशन डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए, उसमें पायरो सीक्वेंसिंग काफी खास है। और ऐसा भी नहीं कि एकमात्र ये सीक्वेंस है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग में, और भी बहुत तरीके हैं। तो इसका ऑप्शन है बी। इस मेथड में हम लोग डिटेक्ट करते हैं पायरोफॉस्फेट के रिलीज को। क्वेश्चन नंबर 93। माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए की बात कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जब भी हम एनिमल पॉपुलेशन में माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए को एनालाइज करते हैं तो करते क्यों ऐसे। देखिए, जब कभी फर्टिलाइजेशन होता है तो मेल और फीमेल, मतलब फादर एंड मदर, वो दोनों जीनोम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो उनके न्यूक्लियर जीनोम है उसमें तो रिकम्बिनेशन होता है, तो जो एक्चुअल डीएनए था थोड़ा सा बदल गया है। फादर के पास जो उसके फादर के फादर एंड मदर से डीएनए आया था उसमें मिक्सचर हो गया है रिकम्बिनेशन की वजह से। लेकिन फर्टिलाइजेशन में न्यूक्लियस का डीएनए तो दोनों पेरेंट्स से आता है। साइटोप्लाज्मिक जीनोम केवल मदर से आता है, और मदर से साइटोप्लाज्म में मिलता है आपको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में रिकम्बिनेशन नहीं होता, इसलिए डीएनए की प्योरिटी बनी रहती है। इसलिए जो डीएनए मां का था एग्जैक्टली सेम वही डीएनए मुझे बच्चे के अंदर मिलता है, और तब स्पीशीज को आपस में रिलेट करना काफी आसान बन जाता है। ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 94। लायोफिलाइजेशन। लायोफिलाइजेशन एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, सब्लिमेशन की कहानी है, जहां पे हम लोग पानी को फ्रीज करते हैं अल्ट्रा लो टेम्परेचर पे, और फिर वैक्यूम क्रिएट करके सीधा वेपर बना देते हैं। देखिए, वैसे तो आइस को अगर वेपर में कन्वर्ट करना है तो आइस को पहले लिक्विड में कन्वर्ट होना पड़ेगा, फिर वो वेपर बनेगी। लेकिन सब्लिमेशन में हम सीधा आइस को हवा में कन्वर्ट कर देते हैं, वेपर में। और क्योंकि मॉइस्चर को हमने रिमूव कर दिया सब्लिमेशन थे, तो जो क्रिस्टल बनने की कहानी थी और जो लिक्विड वाटर बाद में कन्वर्जन होता है, उससे जो सेल के अंदर डैमेज होते हैं वो डैमेज देखने को नहीं मिलते। तो सेल्स बड़े आराम से प्रिजर्व हो जाती हैं। लायोफिलाइज्ड सेल्स लंबे टाइम तक बिना किसी फ्रिज विज के आराम से सर्वाइव कर सकती हैं। ये ड्राई पाउडर है, और इस पाउडर को अगर मैं अपने बेंच पे भी रख दूं तो कई साल तक बिना डिग्रेड हुए ये वहां रह जाएगा। इसलिए बैक्टीरिया को या ऐसे ऑर्गेनिज्म या फिर ऐसी सेल्स जो इस प्रोसेस को झेल सकती हो, उन ऑर्गेनिजम्स को या उन सेल्स को प्रिजर्व करने के लिए ये बेस्ट तरीका है, प्रोटीन्स के लिए भी। क्वेश्चन नंबर 96। अब बात कर रहे हैं डोमेन और मोटिव की। जब हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो ये दो टर्म आती है, डोमेन एंड मोटिव। तो देखो, आंसर तो सीधा यहां पर है,
डोमेन को अगर मैं काट के अलग भी कर लूं प्रोटीन से तो वो अपनी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी नहीं खोता और वो स्टेबल रहता है। इसीलिए बहुत सारे एंजाइम ऐसे होते हैं जिनके हम लोग डोमेन काट के अलग कर लेते हैं और उन डोमेन को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। प्रोटीन की फंक्शनल यूनिट है डोमेन। अगर कोई प्रोटीन कोई रिएक्शन कैटलाइज करता है तो जिस डोमेन के अंदर वो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो हमें प्रोटीन से अलग करने पर भी मेंटेन मिल जाती है। जबकि प्रोटीन की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो है मोटिव्स। लेकिन मोटिव के साथ प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं प्रोटीन से अलग कर लूं तो ये मोटिव स्टेबल नहीं रह पाते। इसलिए आंसर है ए। अगर डोमेन और मोटिव की बात को और अच्छा समझना है तो समझो अपने हाथ को। अगर तुम्हारा पूरा शरीर एक प्रोटीन है तो तुम्हारे शरीर के जो फंक्शनल पार्ट्स हैं जैसे कि हाथ पैर जो काम कर सकते हैं कंप्लीट, ये तुम्हारे डोमेन है। और ये भी फर्दर सब पार्ट्स के बने हुए हैं जैसे कि उंगलियां, ये तुम्हारे स्ट्रक्चरल मोटिव है। अब ये थोड़ा सा एक डाउटफुल है कि क्या मोटिव फंक्शन कर सकता है या नहीं कर सकता। कुछ मोटिव ऐसे होते हैं जो अपना काम कर सकते हैं। अब अगर मेरा हाथ डोमेन है और उंगली मेरा मोटिव है तो नो डाउट तो मैं ये उंगली तो याद होगी। अगर नहीं याद आ रही है तो आगे देखो। बात थी प्यार का पंचनामा मूवी की, जहां समझाया गया था कि जब भी कभी किसी वुमन के साथ में बातचीत चलती है तो वो बातचीत नहीं, वो आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। तुम कितना भी सुना लो, कितने भी सेटिस्फाई कर लो, अपना पॉइंट कितना भी वैलिड बना लो, बट फिर लास्ट में एक बात उठ जाती है कि गलती से तुम्हारी उंगली उसकी तरफ उठ गई है और सवाल उठता है कि तुमने मेरी तरफ उंगली उठा कैसे दी। अब यहां एक जरा सी उंगली जो बेचारी स्ट्रक्चरल पार्ट थी तुम्हारी बॉडी का, जिसे कायदे में कोई फंक्शन करना नहीं था, अचानक उस उंगली का भी फंक्शन निकला है, एक मोटिव का फंक्शन। हालांकि डोमेन तो हाथ था। क्वेश्चन नंबर 99, इनमें से कौन सी टेक्निक ऐसी है जिससे आप सोल्ट को रिमूव नहीं कर सकते प्रोटीन से। अब सोल्ट होते क्या यार? सोल्ट है जैसे कि NaCl। अब याद करो Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अब कौन सी टेक्निक ऐसी है जिसमें ये अटक के रह जाएंगे? आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। अगर तुम पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन को अलग करना चाहते हो तो साथ में उसके सोडियम भी आएगा, और अगर तुम नेगेटिव चार्ज प्रोटीन को अलग करना चाहते हो तो क्लोरीन आएगा। कर लो अलग, कैसे करोगे? बाकी मेथड्स के द्वारा चार्ज अटकते नहीं है, इसलिए आपके प्रोटीन्स को साइज के बेस पर आप अलग कर सकते हो, और जो छोटी छोटी चीजें होती हैं जैसे कि सॉल्ट साइंस ये बाहर निकल सकते हैं। बट आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में दिक्कत है क्योंकि चार्ज के बेस पर सेपरेशन है, तो जिसका भी चार्ज है चाहे वो प्रोटीन हो चाहे वो सॉल्ट हो, वो एक साथ ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 100, जेलीरोल नाम का एक प्रोटीन स्ट्रक्चर पाया जाता है और पूछ रखा है कि भाई इसमें क्या चीज कितनी होती है। तो देख लो इसको सीधा। जेलीरोल मोटिव्स के अंदर 8 बीटा स्ट्रैंड्स मिलते हैं। जब भी कभी ये एरोज दिखाए जाए तो ये बीटा के लिए होते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन सीधा स्ट्रक्चर को लेकर के था, लेकिन जब हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो इस तरह की बातें आती हैं, क्योंकि बीटा को आमतौर पर हम लोग शीट्स के रूप में जानते हैं, लेकिन यहाँ बैरल के रूप में मिलता है और इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी है। आंसर है डी, 8 बीटा के स्ट्रैंड्स। आई की क्लासेस में काफी सारे इंफॉर्मेशन काफी डिटेल में, और वो भी इस तरीके से कि तुम्हारे दिमाग में वो चिपक के रह जाए, तुम्हें मिल जाती है स्काइप पर और व्हाट्सएप क्लासेस के थ्रू। ये क्लासेस अफोर्डेबल हैं, सप्ताह में कुछ दिन भी करोगे तो काम बन जाएगा। लेकिन भाई लॉजिक सिंपल सा है, जितने पसीने बहाओगे उतना ही रिजल्ट में मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 106, बीटा हेयर पिन मोटिव। देखिए पहली बात तो ये कि जो बीटा स्ट्रैंड्स होते हैं, इन स्ट्रैंड्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए जहां पर ये पेप्टाइड मुड़ी, ये है मेरा हेयर पिन, और आमतौर पर ये हेयर पिन 2 से लेकर 7 रेसिड्यू का होता है। हमेशा ये याद रखने वाली बात है कि कभी भूल के भी इस पूरे डायग्राम को बीटा स्ट्रैंड्स मत बोल देना। बीटा स्ट्रैंड्स की डेफिनेशन है 2 पेप्टाइड के स्ट्रैंड्स जो एक दूसरे के पैरेलल या एंटी पैरेलल हो, मतलब डिस्टेंस बराबर हो, उन पे किसी भी 2 पॉइंट पर ले लो। लेकिन क्या यहां पर डिस्टेंस मेंटेन होगा? तो जहां भी पेप्टाइड मुड़ रही है ये या तो टर्न्स होते हैं या लूप्स। आमतौर पर लूप बड़े होते हैं और टर्न छोटे। क्वेश्चन नंबर 112, अब एक सीक्वेंस के बारे में जानकारी दे रखी है और अल्फाबेट के साइज बड़े छोटे कर रखे हैं। देखिए जब भी कभी ये डायग्राम आए तो ये फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट कर रहे होते हैं, बड़ा साइज ज्यादा फ्रीक्वेंसी। अगर कोई डीएनए की एक सीक्वेंस को मैं कई ऑर्गेनिज्म में तलाशूं और चेक करूं कि पहली पोजीशन पर कौन सा बेस कॉमन मिलता है, तो जो बेस ज्यादा कॉमन मिल रहा है मैं उसके साइज को बड़ा दिखाऊंगा, जो कम मिल रहा है वो छोटा। साइज रिप्रेजेंट कर रहा होता है इसकी फ्रीक्वेंसी को, तो इसलिए आंसर है सी। जैसे याद है प्रमोटर में -10 पर एक सीक्वेंस होती है बैक्टीरिया में, टाट, वो एक कंसेंसस सीक्वेंस है। फर्स्ट पोजीशन पर टी, दूसरी पोजीशन पर ए, तीसरी पोजीशन पर टी एंड सो ऑन। ये बोल रहा होता है कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो मोस्ट ऑफ द स्पीशीज में प्रमोटर की -10 सीक्वेंस से पहली वाली पॉइंट पर टी मिलता है कॉमनली, तो उनको फ्रीक्वेंसीज के रूप में हम ऐसे भी दिखाते हैं। इन ग्राफ्स को हम कई बार टेक्स्ट क्लाउड भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 116, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन में से एक है। देखो नेट की तैयारी करते हुए और किसी भी एग्जाम की और तैयारी करते हुए रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी हमेशा पूछी जाती है।
और सिंपल सा लॉजिक होता है कि जो भी रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी निकल गया है परसेंटेज में परसेंटेज हटाओ और सेंटीमोर्गन लगाओ, बन गया जीन का मैप। तो अगर यहाँ पे 1% मुझे दिया हुआ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी तो सीधा इसका आंसर है 1 सेंटीमोर्गन। जब हम कभी दो जीन के बीच में डिस्टेंस दिखा रहे हो तो या तो हम परसेंटेज में दिखा सकते हैं या फिर मॉर्गन नाम के साइंटिस्ट को इज्जत देने के लिए परसेंटेज की जगह पर सीएम लगा सकते हैं, नंबर सेम ही रहता है। ये सारी तैयारी क्या केवल डीबीटी के लिए? डीबीटी का एग्जाम हो या फिर आईसीएमआर का या फिर गेट का या फिर नेट का, भाई सिलेबस तो ओवरलैपिंग है। इस तैयारी को करके केवल ये मत सोचना कि जो तुम कर रहे हो वो डीबीटी में काम आने वाला है, ये तो काम आने वाला है तुम्हारे नेट जून 2018 में भी। और ये एग्जाम है जिसका सिलेबस ज्यादा बड़ा है। जब भी कभी हम लोग नेट के लिए तैयारी करते हैं तो बाकी बहुत सारे एग्जाम तो ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, कैलस मीडिएटेड रीजनरेशन इज नॉट प्रीफर्ड फॉर माइक्रो प्रोपेगेशन बिकॉज। देखिए माइक्रो प्रोपेगेशन में क्या होता है कि जब हम लोग कभी बीजों से या किसी और तरीके से जल्दी जल्दी पेड़ नहीं उगा सकते तो हम टिश्यू कल्चर का इस्तेमाल करते हैं। प्लांट्स के पार्ट लेते हैं और उन पार्ट्स को पूरे पूरे प्लांट में जनरेट कर देते हैं। अगर मैं प्लांट की लीफ इस्तेमाल कर रहा हूं या रूट या शूट तो उसे प्लांट टिश्यू कल्चर में डी डिफरेंशिएट करके हम कैलस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैलस होता है अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। लेकिन इससे वापस प्लांट जनरेट करना, इसके लिए मुझे डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये डी डिफरेंशिएटेड टिश्यू था तो हमें रीडिफरेंशिएशन करना पड़ता है। ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन की रेशियोज काम करती हैं वहां पर। लेकिन यह एक प्रॉब्लम और है, क्योंकि ये कैलस कल्चर मीडियम में है, प्लांट का नॉर्मल एनवायरनमेंट नहीं मिला हुआ, तो इसलिए यहां पर डीएनए में डैमेज होने के चांस काफी रहते हैं। तो इसलिए देखा गया है कि कई तरह के जेनेटिक वेरिएशंस देखने को मिल जाते हैं कैलस के टिश्यूज में। तो अगर मैंने यहां से टिश्यू उठा करके एक पेड़ बनाया या फिर यहां से टिश्यू बना के एक पेड़ बनाया तो ये पेड़ हो सकता है थोड़े बहुत डिफरेंट हो आपस में, और इसीलिए हम यहां से प्रीफर नहीं करते। इसकी बजाय हम सीधा एक लीफ का टुकड़ा लेंगे और उस लीफ के टुकड़े से जड़ें बना लेंगे और उसी से पेड़ खड़ा कर लेंगे। माइक्रो प्रोपेगेशन। क्वेश्चन नंबर 129, अगर तुमने कभी भी प्लांट हार्मोन पढ़े और जिबरेलिन्स पढ़े तो भाई ये फोटोग्राफ तो सबसे फेमस है, थॉमसन सीडलेस ग्रेप्स। और ये कहानी जिबरेलिन्स की थी। इन्होंने पूछ रखा है कि कौन सा हार्मोन सीडलेस ग्रेप्स बनाएगा, तो क्या मैं बताऊं इसमें से जिबरेलिन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 131। अब यहाँ पे मुझे दो ग्रुप दे रखे हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, और मैच करने के लिए बोला गया है। इसमें से कुछ ये तो तुम्हें पता है पहले से ही, जैसे कि F0 कंपोनेंट ऑफ एटीपी सिंथेस, यानी कि हम F1 पार्टिकल की बात करें, F1 पार्टिकल F0 माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में मिलता है। तो अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम ये फर्मेंटेशन प्रोसेस में काम आता है, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में, जिसमें अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट किया जाता है, और ये काम करता है साइटोसोल में। तो पैक्टिनेज एंजाइम तो वहां मिलेगा ना जहां पैक्टिन्स होंगे, मतलब सेल वॉल में, सेल के बाहर। तो एल्कलाइन फॉस्फेटेज मुझे मिलता है पेरिप्लाज्मिक स्पेस में, और एल्कलाइन फॉस्फेटेज हमारी बॉडी में बहुत काम करता है। इंडीड मेडिकल बायोलॉजी में कई बार कई सारे डिजीज को चेक करने के लिए हम ब्लड में एल्कलाइन फॉस्फेटेज के लेवल्स भी चेक करते हैं। तो मैच कर लो, तुम्हारा आंसर क्या है? ए। क्वेश्चन नंबर 132, एक हर्बिसाइड है फॉस्फोआयनोथ्रिसिन, इसकी वजह से प्लांट मर जाते हैं। देखिए हर्बिसाइड ऐसे केमिकल्स को बोला जाता है जो सिलेक्टिवली किसी प्लांट को मार सकते हैं, वो प्लांट जिन्हें हम वीड्स मानते हैं। अब ये पर्टिकुलर केमिकल फॉस्फोआयनोथ्रिसिन, इसको हम लोग ग्लूफोसिनेट के नाम से भी जानते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में काफी इस्तेमाल है इसका, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस प्लांट बनाने के लिए खास तौर से, और प्लांट को सिलेक्टिवली मारने के लिए। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम केमिकल है, हर्बिसाइड है, जो कि काफी सारे स्ट्रेप्टोमाइसिस सॉइल बैक्टीरिया के बनाते हैं। इसके अलावा प्लांट भी बायोलोफोर नाम के एक नेचुरली अकरिंग हर्बिसाइड को कन्वर्ट कर सकते हैं ग्लूफोसिनेट में। ये कंपाउंड ग्लूटामिन सिंथेटेज नाम के एंजाइम को इरिवर्सिबली इनहिबिट करता है, और ये एंजाइम बहुत जरूरी था ग्लूटामिन के प्रोडक्शन का और अमोनिया के डिटॉक्सिफिकेशन का। इसलिए जब भी कभी ग्लूफोसिनेट हम प्लांट को देंगे तो ग्लूटामिन का लेवल कम हो जाएगा और अमोनिया का लेवल बढ़ जाएगा टिश्यू के अंदर, और यही है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस रुक जाती है और प्लांट की डेथ हो जाती है। तो अब तुम्हें पता है कि फॉस्फोआयनोथ्रिसिन किस केमिकल की एक्यूमुलेशन बढ़ा देगा? अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 138, इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच है? नो डाउट नैनोपोर डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए जाना जाता है। तो गोल्डन राइस तुम्हें पता है, उसका रंग गोल्डन इसलिए है क्योंकि उसके अंदर बीटा कैरोटीन की जीन एक्सप्रेस कराते हैं। बार जीन का काम रेजिस्टेंस ऑफ वायरस के लिए नहीं है, रेजिस्टेंस ऑफ वायरस के लिए तो हम दूसरी कहानियां इस्तेमाल करते हैं। बार जीन थी मेल स्टेरिलिटी क्रिएट करने के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर सी है जो मिसमैच है। बार स्टार और बार्ने सिस्टम कभी तुमने पढ़े होंगे अपनी बायोटेक्नोलॉजी में, खासतौर से ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उसमें भी मेल स्टेरिलिटी के लिए। हमेशा याद रखो कि बार्नेस जीन कहां से आई और बार स्टार जीन कहां से आई, और क्या इनका आपस में रिलेशन है। Which one of the following would produce androgenic haploid in anther culture? अब हैप्लोइड बनाना है और एंथर कल्चर से, तो भाई पहले तो ये बात कर लो कि एंथर के कहानी के अंदर क्या चीज है जो हैप्लोइड होती है, उसी को तो ग्रो करके तुम हैप्लोइड प्लांट बना पाओगे। और हैप्लोइड होते हैं भाई इसके अंदर पोलन ग्रेन्स, या फिर पोलन ग्रेन्स के जो अर्ली स्टेज है जिन्हें हम लोग बोलते हैं
यंग माइक्रोस्पोर्स, क्योंकि एंथर में म्योसिस करके माइक्रोस्पोर्स बनते हैं जो कि हैप्लॉइड है, और फिर यही मैच्योर होकर के पोलन ग्रेन बनते हैं। अगर इन्हीं पोलन ग्रेन्स को मैं कल्चर मीडियम पे ग्रो कर दूं तो इनसे बनने वाला प्लांट एक हैप्लॉइड प्लांट होगा। हाँ, ये बात अलग है कि इसको कई बार हम लोग डबल हैप्लॉइड बना लेते हैं कॉल्चिसिम वगैरह देकर के, जिससे एंडोमाइटोसिस हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 140, मेल स्टेरिलिटी इन प्लांट इज इंड्यूस्ड बाय एक्सप्रेशन ऑफ TA29 बार्नेस PA कैसेट। देखिए, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे बनाए गए हैं खासतौर से फ्लावर्स में कंपनियों वालों के द्वारा कि इनके बीज ना बन सके, और बीज ना बने उसके लिए वो क्या करते हैं कि उसके पोलन ग्रेन्स की जीन्स में कुछ ऐसा काम करते हैं कि जब भी कभी पोलन बने तो वो जीन एक्सप्रेस करे, जैसे कि बार्नेस बायोस्टार वाली कहानी थी, और पोलन डेड हो जाए। पोलन को न्यूट्रिशन देने वाली टेपेटम सेल्स होती हैं, और ये TA29 नाम का प्रमोटर, नाम में बता रहा है टेपेटम है, पूरे प्लांट की सेल में केवल टेपेटम सेल्स के अंदर ही एक्सप्रेस करेगा, और जब एक्सप्रेस करेगा तो ये बार्नेस नाम का एंजाइम बनाता है, और वो एंजाइम जो इन सेल्स को मार देता है। अगर टेपेटम सेल मर गई तो भाई पोलन सेल को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और उसकी भी मौत हो जाएगी, और इसीलिए हम इसे बोलते हैं कि यह है मेल स्टेराइल प्लांट, क्योंकि इस प्लांट के पोलन सक्सेसफुल नहीं होते, वायबल नहीं होते। आंसर है सी। आई फ्लाई का तरीका सेफ है, शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट। क्योंकि देखो, नॉलेज इतनी सारी बिखरी पड़ी है किताबों के अंदर, किसको पढ़ें और किसको छोड़ें, ये सवाल तो हमेशा रहता है, और एग्जाम के टाइम पे तो कई बार नर्वस ब्रेकडाउन भी आता है, कितना रिवाइज करें। बट इन क्लासेस में छांट छांट करके इन्फॉर्मेशन लेक्चर के अंदर डाली गई है, और वो भी इस तरीके से कि तुम्हारे दिमाग में वो चिपक जाए, ताकि एग्जाम के टाइम पर तुम्हारा प्रेशर भी कम हो जाए और तुम बड़े मजेदार तरीके से अपनी पढ़ाई पूरी भी कर लो। अब चाहे फिर वो तैयारी हो CSIR नेट के लिए या किसी और एग्जाम के लिए। देखिए, CSIR नेट JRF का जो सिलेबस है, उस सिलेबस में बाकी सारी बातें लगभग कवर हो जाती हैं, इसलिए जब हम इस एग्जाम को डिटेल में पढ़ते हैं तो फिर बाकी एग्जाम की इतनी हेडेक नहीं रहती। इंडियट CSIR नेट JRF की हार्डली 4 या 5 यूनिट पढ़कर DBT का पूरा एग्जाम हो जाता है। गेट का अगर बायोटेक भी कर रखा है तो भी DBT का सिलेबस पूरा हुआ। ये कोई अलग अलग थोड़ी है एग्जाम्स, सबकी क्वालिफिकेशन एक ही है। तो जो MSc बायोटेक करा हुआ स्टूडेंट है तो क्या DBT में उससे अलग क्वेश्चन आएंगे? भाई सिलेबस सेम है तो सेम ही चीज आएगी, हर जगह एक ही बात पढ़ाई गई है। DNA रेप्लिकेशन कौन सी ब्रांच में नहीं होता, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ नहीं होता, जीन रेगुलेशन, सेल साइकिल, तो ये सारी बातें ऐसी हैं जो कॉमन है। आई फ्लाई के साथ हम लोग खास सोर्स से जब पढ़ाते हैं तो हम उन्हीं बातों पर ज्यादा एम्फेसिस करते हैं जो हर एग्जाम में स्ट्राइक करने वाली है। क्वेश्चन नंबर 164, एंटी कैंसर ड्रग है एक हेलिकॉन्ड्रिन डी। पहले तो ये नाम गलत है, ये डी नहीं है, ये बी होना चाहिए। अब इसको आइसोलेट कहां से किया गया है? देखो, आइसोलेट तो करा सीधा सीधा स्पंज से। कोरल लीव्स का तो नाम सुना होगा तुमने। कोरल लीव्स हम लोग बोलते हैं कि ये है समुद्र के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। डाइवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उतले पानी में पाए जाते हैं जहां सूरज की रोशनी पहुंच सके, और यहाँ बहुत तरह के रंग बिरंगे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, कोरल्स, स्पंजेस, सी एनिमोन्स। और इसीलिए जब इनको स्टडी किया गया तो मालूम पड़ा कि इनमें बहुत तरह के केमिकल्स बनते हैं। उन केमिकल्स में से काफी सारे एंटीबायोटिक हैं तो काफी सारे एंटी कैंसर भी हैं, और इसीलिए ये एक रिसर्च का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, एक समस्या है कि कोरल रीफ खत्म होती जा रही है बहुत ज्यादा। जैसे जैसे समुद्र का टेम्परेचर बढ़ रहा है, कोरल रीफ के लिए खतरा आ रहा है, और अगर पानी गंदा हो जाए तो सूरज की रोशनी पहुंच नहीं पाती, और फिर कोरल के लिए सर्वाइव करना मुश्किल आता है। कोरल रीफ में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी, तो एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन भी। खैर, इस क्वेश्चन के लिए आंसर था सी, हेपरिन। हेपरिन को हम लोग एंटीकोगुलेंट के रूप में जानते हैं, बट क्या तुम ये जानते हो कि हेपरिन तुम्हारी बॉडी के अंदर एक चिपचिपा पदार्थ की तरह भी काम करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में, तुम्हारी बॉडी की इंटीग्रिटी के लिए। और ये एक सल्फेटेड पॉलीसैकेराइड है, मतलब कार्बोहाइड्रेट है इसमें, जैसे कि डी ग्लूक्यूरोनेट और ग्लूकोज अमीन, बट साथ में सल्फेट भी लगे हुए हैं। इसी डाइमर की मल्टीपल रिपीटिंग यूनिट को हम हेपरिन कहते हैं। इस तरह के बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट और भी पाए जाते हैं, जैसे कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, हाइयालुरोनेट, और ये सब जुड़ करके आपस में बहुत तरह के मॉलिक्यूल बनाते हैं, गैग्स, ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकेंस, और ये सब एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं। अगर तुम्हें लगता है कि केवल कार्बोहाइड्रेट तुम्हारी बॉडी में एनर्जी देने के लिए है तो भाई भूल जाओ, एनर्जी देना तो काफी बाद का जिम्मा है उनका, आपकी बॉडी की इंटीग्रिटी के लिए, सेल के सिग्नलिंग के लिए, यहाँ तक कि इम्यून सिस्टम के काम करने के लिए भी ये कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तुम्हारे जोड़ों के लुब्रिकेंट, आंखों के अंदर भरा हुआ फ्लूइड, ये सब भी ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट की देन है। क्वेश्चन नंबर 170, हेलो टॉलरेंट और हेलोफिलिक माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं। भाई हेलो टॉलरेंट वो हैं जो नमक को झेल सकते हो, और हेलोफिलिक वो हैं जिन्हें नमक पसंद हो। अब ऐसे माइक्रोब कहाँ मिलेंगे? समुद्र, रिवर, लेक और एस्चुरी। तो पहली बात तो भाई ये देखो कि नमक कहाँ मिलेगा। रिवर में भूल जाओ, लेक में भूल जाओ, बचा समुद्र और एस्चुरी। जब कभी कोई फ्रेश वाटर नदी समुद्र में आके मिलती है तो एक बीच के इंटरमीडिएट जोन को हम एस्चुरी बोलते हैं, जहां पे समुद्र का पानी और फ्रेश वाटर दोनों मिक्सअप हो रखे हैं। जहां समुद्र के पानी में सॉल्टी कंसंट्रेशन ज्यादा है
तो एस्चुरी में सॉल्ट की कंसंट्रेशन थोड़ी कम रहती है, इसलिए जिन्हें नमक पसंद है वो रहेंगे भाई सी में। तो हेलोफिलिक रहेंगे सी में, और हेलो टॉलरेंट जो नमक झेल सकते हैं ये माइक्रोब रहेंगे ऐसी जगह जहां नमक थोड़ा कम है। ऊपर नीचे होता रहे तो फर्क नहीं पड़ेगा। साफ पानी ज्यादा आ गया तो नमक कम हो गया, समुद्र का पानी ज्यादा आ गया इधर अंदर की तरफ तो नमक ज्यादा हो गया। ये है जो झेलने वाले हैं, और ये एस्चुरी में। आंसर नंबर ए। एस्चुरीज के और भी बहुत सारे रूल हैं इकोलॉजी में, खास तौर से स्पानिंग वाली कहानी में जहां मछलियों के बच्चे पनपते हैं, और भी बहुत कुछ है इकोलॉजी में पढ़ोगे। क्वेश्चन नंबर 175, अगेन एक मैच है। अब इस मैच में साइटोक्रोम P450 सुनते दिमाग में क्या आता है? लीवर, डिटॉक्सिफिकेशन, तो जीनोबायोटिक्स का डिटॉक्सिफिकेशन कर दो। तो नाइट्रोजन एंजाइम वो था जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है, और कैटालिस एंजाइम जो परऑक्सोजोम में पाया जाता है ये है जो टॉक्सिक O2 स्पीशीज को न्यूट्रलाइज करता है। बचा ये लैकेज लिग्निन के डिग्रेडेशन। अब ऑप्शन मैच कर लो, कौन सा ऑप्शन तुम्हारा है ठीक? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 76, इनमें से कौन सा म्यूटेशन ऐसा है जिसे आप डिटेक्ट नहीं कर सकते? अगर आप एक्सॉन को चेक कर रहे हो भाई, अगर एक्सॉन को चेक कर रहे हो तो मिससेंस तो पकड़ लोगे, नॉनसेंस पकड़ लोगे, डिलीशन पकड़ लोगे, बट इन्वर्जन ऑफ द पार्ट ऑफ द जीन नहीं पकड़ने के। अब समझो कि जीन के पार्ट में अगर ये एक्सॉन है और आपने ये पार्ट को उलट के लगा दिया, अब इस पार्ट की डायरेक्शन उल्टी है, डायरेक्शन उल्टी है तो क्या हुआ? डीएनए की सीक्वेंस तो अवेलेबल है, बट डीएनए की सीक्वेंसिंग में तो सीक्वेंस निकल के आने वाली है, और तुम तो केवल टेम्पलेट नॉन टेम्पलेट हिसाब से सीक्वेंस को पढ़ लोगे। सीक्वेंस चाहे उल्टी हो चाहे सीधी हो वो सेम आने वाली है अगर तुमने उसी रीजन को पकड़ रखा है तो। इसीलिए आंसर है डी। iFly की क्लासेस में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आने वाली है, और ये इंफॉर्मेशन तुम्हारी पुरानी गलतियों को सुधारने वाली है। देखो, अगर तुम अपने जून के एग्जाम के लिए सिंसियर हो और चाहते हो कि जून का एग्जाम निकल जाए, तो जो गलतियां अब तक करते आए उन्हें करनी छोड़ दो। iFly तुम्हारी लाइफ में कैटलिस्ट की तरह काम करता है। क्लास के दौरान, क्विज के दौरान तुमसे गलती करवाता है। अभी गलती कर लो तो अच्छा है, एग्जाम वाले दिन गलती से बच जाओगे। इन क्लासेस में तुम्हारे पास फुल लेंथ लेक्चर आते हैं जो तुम्हारे दिमाग की बाल्टियों को इंफॉर्मेशन से लबालब भर देते हैं। इंफॉर्मेशन बोरिंग तरीके से नहीं आने वाली। अगर याद करने की इंफॉर्मेशन है तो काफी सारे इंफॉर्मेशन तो तुम्हारे दिमाग में चिपका भी देते हैं। पढ़ाने वाले साजिश करते हैं, तुम्हारे दिमाग में चोरी छिपे वो बातें छिपा के चले जाते हैं जो तुम्हें मालूम भी नहीं पड़ता। फिर एग्जाम वाले दिन या क्विज वाले दिन क्वेश्चन सामने आता है, तुम्हें मालूम पड़ता है तब पहली बार की ओ ये तो तुम्हें पता। जब तक पढ़ाई किताबों के अंदर होती है तो हम दबे रहते हैं, लेकिन iFly के अंदर किताबों से बाहर निकाल करके पढ़ाई की बातों को जिंदगी से कोरिलेट करते हैं, कुछ ना कुछ इमेज बना देते हैं, और उससे पढ़ाई फिर एक कहानी की तरह बन जाती है, फिर चाहे वो कोई भी प्रोसेस हो, और फिर रिजल्ट निकालने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप मुझे 9013902981 पर मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप। हम लोग कॉल करेंगे और गाइड करेंगे आपको। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो बड़ी सी घंटी के साथ। जहां कहीं भी शेयर करना चाहते हो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहां तुम्हारा मन करे। और जानकारी के लिए आप लॉगिन कर सकते हो www.iflynetgate.com को, या फिर मुझे मेल भी लिख सकते हो saplingeduTech@gmail.com पर। डीबीटी का एग्जाम को ढंग से देके आना, ध्यान से, गलतियां कम करना, नेगेटिव मार्किंग है बच के रहना उससे। अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड रही तो भाई इंफॉर्मेशन समझ जाओगे, क्वेश्चन से आंसर को निकाल लाओगे, रिजल्ट तुम्हारा ही होगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।